मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी फेरी काफी सारे सेलर्स और उनकी फैमिली को ले जा रही है और तभी अचानक से पूरी फेरी ब्लास्ट में उड़ जाती है। काफी लोग तो फेरी से पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं, मगर फिर भी काफी लोग मारे जाते हैं। फिर स्पीड बोट से लोगों को निकाला जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद एंट्री होती है एटीएफ एजेंट डग कार्लिन की, और कार्लिन ही हमारी मूवी का मेन हीरो है। कार्लिन लोगों की डेड बॉडीज को देखकर काफी दुखी होता है और यहाँ पर बहुत सी डेड बॉडीज के तो फोन भी बज रहे होते हैं। शायद उनके घर वाले उनका हालचाल पूछना चाहते थे, मगर उन्हें जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। फिर हम देखते हैं कि एक छोटी बोट से पानी में खूब तलाशी ली जाती है डेड बॉडीज की। इसके बाद छानबीन में कार्लिन को कुछ डाउट होता है, तो वो अपने डिपार्टमेंट कॉल करता है और कहता है कि मुझे एल्जियर डॉक की और क्रिसेंट सिटी ब्रिज की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, इसे अरेंज कराओ। कार्लिन ब्रिज के ऊपर जाकर भी छानबीन करता है और ब्रिज के नीचे भी, जहां उसे कुछ सुराग मिल जाते हैं। इसके बाद एफबीआई एजेंट पॉल कार्लिन से मिलकर पूछता है कि तुम्हारा पार्टनर कहां पर है, तो कार्लिन कहता है कि ओह लैरी, वो तो वेकेशन पर है। कार्लिन फिर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को सुराग दे देता है जो उसे पानी के किनारे और ब्रिज के नीचे मिले थे, ताकि वो लोग इनकी जांच करा सकें। कार्लिन फिर एटीएफ के ऑफिस जाता है और ब्रिज की रिकॉर्डिंग देखते हुए अपने पार्टनर को कॉल करता है, मगर कोई फोन नहीं उठाता। और इसी वक्त इन्हें फुटेज में ब्रिज पर एक बाइक वाला कुछ करता हुआ दिखाई देता है, और ये बॉम्ब एक्सप्लोजन से जस्ट पहले की रिकॉर्डिंग है। कार्लिन को फिर शेरिफ रीड का कॉल आता है कि हमें एक वुमेन की डेड बॉडी मिली है और ये बॉडी लगभग 30% जली हुई है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि ये बॉडी हमें फेरी बॉम्बिंग से ठीक 1 घंटे पहले मिली थी। कार्लिन फिर उस लड़की की बॉडी को चेक करने जाता है। लड़की काफी जली हुई थी। एक डिवाइस से देखने में पता चलता है कि इस लेडी के मुंह पर टेप बांधा गया था और इसकी कुछ उंगलियां भी कटी हुई हैं। कार्लिन को अपने डिपार्टमेंट से पता चलता है कि लड़की का नाम क्लेयर है और ये सुबह से गायब है। कार्लिन डॉक्टर से कहता है कि इसकी अच्छे से ऑटोप्सी कराओ, खासकर डेथ का टाइम और कॉज पता लगाओ। इसके बाद कार्लिन क्लेयर के घर जाता है, जहां से उसे कुछ ब्लड के क्लॉथ्स मिलते हैं। इसके बाद कार्लिन क्लेयर के फोन पर पुराने वॉइस मैसेज चेक करता है, जिसमें क्लेयर के फादर, क्लेयर की फ्रेंड बेथ के मैसेज थे। मगर वो तब हैरान रह जाता है जब क्लेयर के फोन पर कार्लिन की आवाज में वॉइस मैसेज था। वो सोचता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे तो क्लेयर के बारे में आज ही पता चला है। इसके बाद कार्लिन एफबीआई एजेंट के पास जाकर ऑफिसर को क्लेयर की फाइल देखकर कहता है कि ये लड़की फेरी बॉम्बिंग से 2 घंटे पहले ही मारी जा चुकी थी और इसे पानी में फेंक दिया गया था, ताकि ये भी फेरी बॉम्बिंग में मरे लोगों में गिनती हो। मगर क्लेयर की बॉडी बॉम्बिंग से 1 घंटे पहले ही मिल गई। क्लेयर को उसी टेररिस्ट ने मारा है जिसने फेरी को उड़ाया, और क्लेयर की कार भी गायब है। और अजीब बात यह है कि क्लेयर ने आज सुबह ही एटीएफ ऑफिस में कॉल किया था, और फिर इन्हीं लोगों से कार्लिन को पता चलता है कि उसका पार्टनर लैरी भी मारा जा चुका है, क्योंकि उसकी कार एल्जियर के पार्किंग लॉट से मिली है। ये सुनकर कार्लिन काफी दुखी होता है। इसके बाद एफबीआई एजेंट पॉल कार्लिन से मिलकर कहता है कि मुझे एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट का इंचार्ज बना गया है और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस टीम में शामिल हो, क्योंकि तुम एटीएफ के बेस्ट एजेंट हो और हमारा फर्स्ट केस फेरी बॉम्बिंग को सॉल्व करना है। पॉल फिर कार्लिन को एक बेस ले जाता है जहां पर काफी सारे हाईटेक डिवाइसेस थे, और अंदर जाकर कार्लिन देखता है कि यहाँ तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। पॉल की टीम, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सर्विलांस टीम थी, वो कार्लिन को स्क्रीन पर फेरी की मूविंग इमेज दिखाती है, और इस फुटेज को पॉल की टीम किसी भी एंगल से देख सकती थी। कार्लिन काफी सरप्राइज होकर पूछता है कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज में एंगल चेंज कैसे कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइव फुटेज है। तो पॉल समझाता है कि ये डिजिटल रिक्रिएशन है, जिसमें हमें ये फुटेज क्रिएट करने के लिए 4 दिन का टाइम लगता है, मगर फिर हम फुटेज में किसी भी टाइम, किसी भी एंगल से किसी को भी देख सकते हैं। हमारा डाटा 7 सैटेलाइट से आता है। कार्लिन पूछता है, तो आपको 4 दिन पुराना ऑडियो कहां से मिला फिर? जिस पर पॉल कोई भी जवाब नहीं देता। कार्लिन कहता है कि वीडियो को एक्सप्लोजन के टाइम पर फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, मगर पॉल साफ साफ मना कर देता है, यह कहकर कि हम इस फुटेज में हर एक चीज को सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक आदमी बताता है कि हम लोग इस फुटेज से 4 दिन, 6 घंटे, 3 मिनट और 45 सेकंड पहले की फुटेज देख सकते हैं।
यानी आज का बॉम्बिंग इंसिडेंट हम लोग 4 दिन बाद देख सकते हैं। तो एजेंट पॉल कार्लिन से कहता है कि बॉम्बिंग से पहले टेररिस्ट ने जरूर कोई प्लानिंग करी होगी, तो हम लोग उसे कहाँ ढूंढें? तो कार्लिन कहता है कि क्लेयर के घर। और फिर ये टीम लेंस को क्लेयर के घर की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं और क्लेयर के घर के अंदर का 4 दिन पुराना डिजिटल डाटा रिक्रिएट करने लगते हैं। और फिर कुछ ही देर में पूरी फुटेज तैयार हो जाती है, जिसमें क्लेयर फोन पर अपने एक्स फियांसे एलन से बात कर रही थी। और फिर ये लोग क्लेयर को उसके घर में फॉलो करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये लोग असल में क्लेयर को फॉलो कर रहे हैं। ये सर्विलांस टेक्नोलॉजी तो गजब की है। मगर अचानक से क्लेयर कहती है कि कौन है वहां पर, यानी क्लेयर को शक हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है। तो कार्लिन स्क्रीन पर से क्लेयर के घर के चारों तरफ देखता है, मगर घर के आसपास कोई नहीं था। तो क्लेयर को ऐसा क्यों लगा कि कोई उसे देख रहा है? तो कार्लिन को एफबीआई के इस सर्विलांस सिस्टम पर डाउट होने लगता है कि जब वीडियो फुटेज 4 दिन बाद आज बनाई जा रही है, तो 4 दिन पहले क्लेयर को कैसे एहसास हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है? क्योंकि 4 दिन पहले तो ये फुटेज एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। इसी फुटेज में एक जगह क्लेयर को किसी का कॉल आता है कि मुझे आपकी कार खरीदनी है, मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ? तो कार्लिन समझ जाता है कि क्लेयर को टेररिस्ट का कॉल आया है कार डील के लिए। क्लेयर अपना एड्रेस फोन पर बता देती है और फिर प्रेजेंट में ये लोग फोन को ट्रेस करते हैं, तो पता चलता है कि क्लेयर से बात करने वाला आदमी एक फोन बूथ से बात कर रहा है। फिर ये लोग फोन बूथ की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, तो उन्हें आदमी का फेस तो नहीं दिखता, मगर उसके बैग को रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से चेक किया जाता है कि फेरी बॉम्बिंग से पहले ये बैग सीसीटीवी के सामने कब आया था। तो उन्हें फेरी डॉग का सिक्योरिटी फुटेज मिलता है। तो एक ऑपरेटर कहता है कि 7 आवर्स फ्रॉम नाउ हमें अपने सर्विलांस सिस्टम यानी टाइम विंडो से इस डॉग की सारी फुटेज एज अ लाइव देख पाएंगे हम। और ये लोग क्लेयर की घर की फुटेज देखना कंटिन्यू करते हैं, जहां क्लेयर अपनी भतीजी को स्टोरी सुना रही है। मगर अब कार्लिन को एफबीआई के इस सर्विलांस सिस्टम पर शक है, तो वो चुपके से एक लेजर लाइट को स्क्रीन पर पॉइंट करता है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि लेजर लाइट स्क्रीन से पार होकर 4 दिन पहले क्लेयर को अपने घर में नजर आती है। और फिर अचानक से एफबीआई की सभी स्क्रीन बंद हो जाती हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं कि किसी ने फील्ड को ब्रीच किया है। तो कार्लिन भड़क कर कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, ये कोई सर्विलांस प्रोग्राम नहीं है, तुम लोग कोई भी सैटेलाइट से डिजिटल रिक्रिएशन नहीं कर रहे हो, तुम लोगों ने पास्ट को देखने का तरीका ढूंढ लिया है। तुम में से मुझे कुछ समझाएगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तो सेंटी नाम की एक लड़की बताती है कि हमारे रिकॉन के आरएसडी ने एक तरीका निकाल लिया है पास्ट को देखने का। डॉक्टर डैनी एक पेज को शो करके सिंपल तरीके से समझाता है कि मान लो ये पेज स्पेस है और हम जो सामने देख रहे हैं वो प्रेजेंट है और जो पीछे है वो पास्ट। मगर जब हम पेज को फोल्ड कर दें, यानी स्पेस को फोल्ड कर दें, तो पास्ट और प्रेजेंट आमने सामने आ जाएंगे और हम अपने सिस्टम से पास्ट इवेंट को एज अ लाइव फुटेज देख सकते हैं। यानी इस स्क्रीन के उस पार रियल में क्लेयर का घर है। कार्लिन पूछता है कि क्लेयर जिंदा है या मर चुकी है? तो डॉक्टर डैनी कहता है कि क्लेयर स्क्रीन के उस पार यानी 4 दिन पास्ट में जिंदा है अभी, और स्क्रीन के इस तरफ प्रेजेंट में वो मर चुकी है। तो कार्लिन पूछता है कि स्क्रीन के उस पार क्या क्या जा सकता है, मेरा मतलब पास्ट में? डॉक्टर डैनी कहता है कि लाइट का उस पार जाना पॉसिबल है, मगर किसी भी लिविंग क्रिएचर का उस पार जाना पॉसिबल नहीं है। तो कार्लिन पूछता है कि क्या एक छोटा सा नोट उस तरफ भेजा जा सकता है? एक नोट पास्ट वाले कार्लिन को भेज दो, यानी मुझे ही। आज से 4.5 दिन पहले एज अ एनोनिमस टिप मेरे ऑफिस एक नोट भेज दो, हम लोग टेररिस्ट को फेरी ब्लास्ट करने से पहले ही पकड़ सकते हैं। तो डॉक्टर डैनी कहता है ये पॉसिबल नहीं है, पास्ट चेंज नहीं हो सकता। तो कार्लिन पूछता है कि मान लो अगर मैंने पास्ट में ये नोट पढ़कर फ्यूचर चेंज कर दिया, तो हम लोगों के साथ क्या होगा? तो शैंडी एक ड्राइंग बनाकर दिखाती है कि इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हमारी करंट टाइमलाइन खत्म हो जाएगी या न्यू टाइमलाइन शुरू हो जाएगी। इसके बाद पॉल एक नोट लिखकर एक बड़ी सी मशीन के अंदर रख देता है और फिर ये लोग 4 दिन पुराने समय में कार्लिन के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां कार्लिन और उसका पार्टनर लैरी आपस में झगड़ रहे हैं और कार्लिन वहां से जा रहा है। और इसी वक्त प्रेजेंट में से इनका नोट गायब होकर पास्ट में टेबल पर आना शुरू कर देता है। मगर इसी टाइम लाइट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। जब सिस्टम रिकवर होता है तो देखते हैं कि नोट कार्लिन की टेबल तक पहुंच चुका है, मगर कार्लिन तो लैरी से लड़कर वहां से जा चुका है।
और इस नोट को लैरी उठा के पढ़ लेता है और वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से टेररिस्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। और फिर प्रेजेंट में से ये लोग स्क्रीन पर लैरी का पीछा करते हैं और एल्जियर डॉग की फुटेज में लैरी को ढूंढने के चक्कर में उन्हें असली वाला टेररिस्ट मिल जाता है और इस बार उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। और स्क्रीन पर लैरी भी अपनी कार से पहुंच जाता है और जब टेररिस्ट कार में बैठता है तो लैरी उस पर गन पॉइंट करता है, मगर टेररिस्ट अंदर से ही गोलियां चलाकर लैरी को भून देता है। अब ये लोग प्रेजेंट में ये देखकर रोने लगते हैं कि हम लोगों ने टाइम चेंज करना चाहा और इनडायरेक्टली हमारी वजह से लैरी मारा गया। इसके बाद स्क्रीन पर देखते हैं कि टेररिस्ट डॉक से निकलकर ईस्ट की तरफ जा रहा है और अब तो वो स्क्रीन की रेंज से बाहर निकलने वाला है। तो कार्लिन प्रेजेंट में एक हमर लेकर ईस्ट की साइड जाने लगता है, क्योंकि हमर में एक डिवाइस था जिससे रेंज के बाहर वाली फुटेज भी देखी जा सकती है। मगर इस डिवाइस को भी उसी जगह ले जाना होगा जहां की इनको फुटेज 4 दिन पुरानी देखनी है। इसलिए कार्लिन टेररिस्ट का पीछा कर रहा है, वो भी 4 दिन प्रेजेंट में, ताकि 4 दिन पास्ट में टेररिस्ट दिखाई दे सके। तो कार्लिन एक डिवाइस को अपने सर पर लगाकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है, जिससे उसे पास्ट का सामने का सीन नजर आने लगता है और इसी चक्कर में उसकी कार ठुकते ठुकते बचती है, क्योंकि वो एक ही टाइम पर 2 स्क्रीन देख रहा था, 4 दिन पास्ट का और प्रेजेंट का, वो भी ड्राइव करते हुए। और वहीं प्रेजेंट टाइम में बेस में स्क्रीन पर भी पास्ट फुटेज चल रही होती है और इसी बीच कार्लिन की कार प्रेजेंट में टेररिस्ट की कार की रेंज में पहुंच जाती है, जो कि पास्ट में चल रही थी। यानी इस डिवाइस के जरिए कार्लिन टेररिस्ट को चेज कर रहा है और फिर ऐसा करते हुए कार्लिन टेररिस्ट के जस्ट सामने पहुंच जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि टेररिस्ट कार्लिन के सामने 4 दिन पास्ट में था और प्रेजेंट में उसके सामने एक ट्रक आ रहा था, जो कि कार्लिन की कार में जोरदार टक्कर मारता है, जिससे कार्लिन की डिवाइस खराब हो जाती है। मगर एफबीआई स्क्रीन पर अभी भी फुटेज साफ साफ देख पा रहे थे और वो कार्लिन को रास्ता बताने लगते हैं और ऐसा करते हुए वो एक कच्चे रास्ते से होकर टेररिस्ट का पीछा करते हैं, जहां टेररिस्ट कार से उतरकर एक तार के गेट को खोलने की कोशिश करता है। तो कार्लिन कार से उतरकर डिवाइस का पावर सोर्स जैकेट की तरह पहन लेता है और डिवाइस को हाथ में ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है और अपनी टीम से कहता है कि यहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है और किसी ने एम्बुलेंस को घर में घुसाया हुआ है। मगर स्क्रीन पर देखकर पॉल कहता है कि हमें तो घर सही सलामत दिख रहा है। जब कार्लिन अंदर जाता है तो पॉल कार्लिन को रोककर कहता है कि वो टेररिस्ट तुम्हारे जस्ट सामने ही है और वो लैरी को कार से बाहर खींच रहा है। और फिर हम स्क्रीन पे देखते हैं कि वो टेररिस्ट लैरी को वहां डालकर आग लगा देता है और ऐसा देखकर शैंटी और बाकी लोग रोने लगते हैं। कार्लिन को वहीं जमीन पर क्लेयर की एक ईयरिंग मिल जाती है, जिसे वो किस करता है। शायद वो क्लेयर को पसंद करने लगा है और वो इसलिए पास्ट को बदलकर क्लेयर को बचाना चाहता है। उस टेररिस्ट का फेस भी सिस्टम पर रिकॉग्नाइज हो जाता है। इसका नाम कैरल है। प्रेजेंट में एफबीआई और स्वैट टीम उसके घर तक पहुंच जाते हैं, मगर वो वहां पर नहीं मिलता। इसके बाद कैरल को नदी में बोट से ढूंढकर पकड़ लिया जाता है। इसके बाद कार्लिन कैरल का इंटरव्यू लेता है और पता चलता है कि कैरल को 2 बार मिलिट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। कैरल डेस्टिनी और देशभक्ति के बारे में कुछ बड़बड़ाने लगता है और इसके बाद पॉल का बॉस मैकरेडी कहता है कि टेररिस्ट पकड़ा गया एंड नाउ केस इज क्लोज्ड। इसके बाद कार्लिन प्रेजेंट में क्लेयर के घर जाता है और काफी दुखी होता है। अब वो क्लेयर के लिए कुछ नहीं कर सकता था, मगर उसे क्लेयर की फ्रिज पर यू कैन सेव हर लिखा दिखाई देता है और साइड में पेपर पर रिवाइवल लिखा था। तो वो कुछ सोचकर डॉक्टर डैनी को कॉल करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पास्ट में भेज सकते हो। तो डॉक्टर डैनी कहता है कि तुम्हें पता है कि किसी भी लिविंग क्रिएचर को उस पार भेजना नामुमकिन है। तो कार्लिन कहता है कि मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूं। कार्लिन टाइम मशीन के सामने आकर कपड़े उतारने लगता है ताकि कम से कम मास उस पार जाने के लिए हो और एक मशीन में बैठ जाता है। डॉक्टर डैनी कहता है कि कार्लिन एक बार फिर सोच लो, तुम्हारे पास में बचने की 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से मारे जाओगे। मगर कार्लिन कहता है कि फिक्र नॉट, मेरे लिए कोई भी रोने वाला नहीं है। और फिर डैनी मशीन का डोर बंद कर देता है और स्क्रीन के सामने जाकर मशीन को चालू कर देता है, जैसे एक पावर आउटेज होता है। और 4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में कार्लिन पहुंच जाता है जहां वो तड़प रहा था। तो डॉक्टर उसकी बनियान काट देते हैं जिस पर लिखा था कि रिवाइव मी, और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो कुछ टाइम बाद कार्लिन को होश आ जाता है और फिर कार्लिन ड्रेस बदलकर एक एम्बुलेंस लेकर टेररिस्ट के हाइडआउट की तरफ निकल जाता है, जहां पर कैरल
क्लेयर पर पेट्रोल डालकर उसकी उंगलियां काटने वाला था, मगर तभी कार्लिन एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंच जाता है और एम्बुलेंस को घर में घुसा देता है। कैरल अंदर से कार्लिन पे गोलियां चलाता है, जिसे एक गोली कार्लिन के कंधे पर लग जाती है। और गाइस, ये वही एम्बुलेंस थी जो कार्लिन ने फ्यूचर में एक जगह घुसी हुई देखी थी। कैरल फिर बाहर से कुछ सिलेंडर पर फायर करता है, जिससे यहाँ पे तगड़ा ब्लास्ट होता है, मगर कार्लिन क्लेयर को बाहर ले आता है। मगर इसका फायदा उठाकर कैरल वहां से भाग जाता है। कार्लिन फिर क्लेयर के मुंह पे से कपड़ा हटाकर उसे उसके घर ले जाता है और अपने आप ही दवाइयां निकालने लगता है। क्लेयर जब वॉशरूम जाती है तो कार्लिन क्लेयर के फ्रिज पर वर्ड्स को अरेंज कर देता है और सेट कर देता है कि यू कैन सेव हर, और फिर अपने गन वाउंड्स को साफ करने लगता है। और जैसे ही क्लेयर ड्रेस चेंज करके आती है तो कार्लिन कहता है कि ये ड्रेस मत पहनो, क्योंकि असल में रियलिटी में मरते वक्त क्लेयर ने यही ड्रेस पहनी हुई थी। मगर तभी क्लेयर कार्लिन पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि कौन हो तुम, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, तुम मेरे घर को कैसे जानते हो, और तुम्हें मेरे घर में दवाई दारू के बारे में कैसे पता है। तो कार्लिन कहता है कि मैं डग कार्लिन हूँ, एटीएफ एजेंट, तुम चाहे तो पता कर सकते हो। तो क्लेयर एटीएफ के ऑफिस में कॉल करके पता करती है कि कोई कार्लिन एटीएफ एजेंट है क्या, और पॉजिटिव आंसर मिलने पर वो कॉल काट देती है। कार्लिन कहता है कि मान लो कि तुम्हें किसी को दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी हो, मगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, तो तुम क्या करोगी। तो क्लेयर कहती है कि मैं ट्राई करूंगी, और इसके बाद क्लेयर कार्लिन के घाव पर पट्टियां लगा देती है। और तभी क्लेयर की फ्रेंड बेथ का कॉल आता है। तो कार्लिन बेथ के वर्ड्स उससे ही पहले बोलने लगता है। तो क्लेयर को भरोसा हो जाता है कि कार्लिन फ्यूचर जानता है। फिर ये लोग फेरी डॉक की तरफ जाने लगते हैं। क्लेयर भी अपनी कार को पहचान लेती है फेरी पर, और कार्लिन को कैरल दिख जाता है। कार्लिन क्लेयर से कहता है कि फेरी चालू होते ही मिलिट्री वालों को बॉम्ब के बारे में बता देना, वो तुम्हें कस्टडी में ले लेंगे, तुम सेफ रहोगी। मगर जब कैरल बाइक से निकलने वाला था तो उसे अपनी कार पहचान आ जाती है, क्योंकि इसी कार को कैरल के अड्डे से कार्लिन लेके भागा था। तो कैरल फेरी पर से लौट आता है अपनी कार चेक करने, और क्लेयर भी एक जगह से भागते हुए फेरी पर चढ़ जाती है और कार के पार्किंग लॉट में जाने लगती है। मगर कैरल वहां आकर क्लेयर पर गन तान देता है और क्लेयर की कार जिसमें बॉम्ब था उसमें बांध देता है। जब कार्लिन इस तरफ आता है तो कैरल पहले कार्लिन पर और फिर वहां मौजूद कारों पर फायर करने लगता है, और अब कई सारी कारों में आग लग जाती है। और कार्लिन कैरल से वही बातें बोलता है जो कैरल ने प्रेजेंट में जेल में इंटेरोगेशन के दौरान कही थी कार्लिन से, जिसे सुनकर कैरल काफी सरप्राइज होता है। और इसी टाइम क्लेयर कार को स्टार्ट करके कैरल को ठोक देती है, और कार्लिन कैरल में एक गोली दाग देता है, और फिर कार्लिन कार में बैठ जाता है। और इसी वक्त क्लेयर भी कार बैक करके फुल रेस में फेरी से कुदा देती है, और अब कार में पानी भरने लगता है। क्लेयर तो कार से सेफली बाहर निकल आती है, मगर कार्लिन कार में ही फंसा रह जाता है। और इस कार में फिर जोरदार ब्लास्ट होता है। फेरी तो सेफ बच जाती है, मगर कार्लिन मारा जाता है। क्लेयर काफी दुखी होती है। यहाँ कार्लिन ने फ्यूचर से आकर सबको बचा लिया था और खुद कुर्बान हो गया। जब क्लेयर कार्लिन के लिए दुखी हो रही थी, तभी हमारा हीरो एटीएफ एजेंट डगलस कार्लिन यहाँ आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि ये पास्ट वाला कार्लिन था, फ्यूचर वाला कार्लिन तो मर चुका था। जब कार्लिन क्लेयर के पास आता है, क्लेयर बहुत खुश होती है। क्लेयर कार्लिन से कहती है कि अगर किसी को कोई ऐसी बात बतानी हो जो सिर्फ तुम्हें पता हो और सामने वाला यकीन न करे, तो तुम क्या करोगे। असल में ये लाइन फ्यूचर वाले कार्लिन ने क्लेयर से कही थी। तो कार्लिन कहता है कि आई विल ट्राई, और यही जवाब क्लेयर ने कार्लिन को दिया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।